हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विनय शुक्ला और आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के स्ट्रैटेजी वीडियो पे। स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं, बेसिकली सिलेबस पे। प्री कम मेंस का जो सिलेबस आपका कैसा रहेगा, कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसा आपका तैयारी करने का तरीका होना चाहिए, वे ऑफ प्रिपरेशन। और बेसिकली मेंस के सिलेबस को हम पूरी तरीके से डिकोड करेंगे, क्या हैं चीज़ें, कैसी हैं, कैसे वर्क करेंगे, कैसे आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, कैसे आप इस सिलेबस से मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएँ सो दैट आपका प्री मेंस दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। यानी मेंस का आप पढ़ें तो प्री मेंस दोनों में काम आ जाए, और प्री के टाइम बस आपको एमसीक्यू लगाना पड़े, बस टेस्ट सीरीज लगाना पड़े और रिवीजन करना पड़े और आपका काम हो जाए। तो पिछले इससे पहले आपने वीडियोस देखे होंगे कि पेपर वन का मैंने एक तो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था कि प्री कम मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, यानी 2024 की आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए एमपीपीएससी की। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था पेपर वन के सिलेबस पे, यानी पेपर वन जो है आपका, उसका हिस्ट्री जोग्राफी दोनों पे। फिर एक वीडियो बनाया था सेकंड पेपर पे, उस पर मैंने आपको बताया था इकोनॉमी, सोशोलॉजी और पॉलिटी पे, यानी पेपर टू पे। अब पेपर थ्री की हम बात करेंगे जो कि साइंस को डेडिकेटेड है। अब ये जो पेपर है ना, पेपर थ्री, ये पेपर ऐसा है कि ये हर किसी को रुलाता है, चाहे आप कितने भी बड़े साइंस के ज्ञाता हो, कुछ भी हो, आपसे कुछ भी पूछ लेगा। लेट से कि अभी ध्यान, हाँ, मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया बुक मिनिस्टर फुलरेंस। अब 3 नंबर में इन्होंने पूछ लिया है। अब आपसे अगर बुक मिनिस्टर फुलरेंस, वो फुटबॉल टाइप का नहीं रहता था, कार्बन का एक पार्ट था, जैसे डायमंड होता है, डायमंड का एक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह बुक मिनिस्टर फुलरेंस होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो फुटबॉल का शेप का होता है बेसिकली, इसलिए मैंने वहाँ पे फुटबॉल बोल दिया। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया, बेसिकली अगर ग्लूकोज उसका फार्मूला या फोटोसिंथेसिस और उसका फार्मूला या ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन कार्बन का पूछेगा, तो ये तो इजी है, ये तो आप पढ़ के जाएंगे, है ना, आपके दिमाग में भी होगा, बन जाएगा आपसे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, याद आ जाएगा। मगर जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें आती हैं, बुक मिनिस्टर फुलरेंस वगैरह, तो ये वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। यानी पेपर थ्री ऐसा पेपर है एमपीपीएससी के मेंस का जो हर किसी को रुलाता है। अब किसी भी टॉपर से पूछिएगा, वो जरूर बोलेगा कि यार पेपर थ्री का जो है ना, ये बहुत पंगा है। यहाँ पे ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, कहीं से पूछ लेते हैं। अब कहीं से नहीं पूछ लेते हैं, पूछते वो सिलेबस से ही है। किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी उठा के देखिएगा, किसी भी टॉपर का आप वीडियो उठा के देखिएगा, जब भी वो बताते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की, तो सबसे पहली बात वो यही बताते हैं कि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से स्कैन किया है, यानी सिलेबस को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने 4 साल, 5 साल, 10 साल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाए हैं, एक भी नहीं छोड़ा है। आपको इवन वो ये भी बताएंगे कि मेंस का जो पेपर है वो भयंकर रिपीट होता है। भयंकर रिपीट इन द सेंस कि एक एक पेपर, यानी पेपर थ्री की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे साइंस है। अब साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, टेक्नोलॉजी भी है, करंट अफेयर्स भी है, मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपसे आएंगी और हर जगह आपको रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। यानी 2020 में इन्होंने जो पूछा था, 2021 में इन्होंने जो पूछा था, 2022 में, 20 इवन 2017 में, 2018 में, वहाँ के क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। रिपीट एज इट इज़, एज इट इज़ जो लिखा हुआ था, एज इट इज़ लिखा हुआ आपको 2023-24 में मिल जाएगा। बहुत नॉर्मल है ये मेंस और इवन यूपीएससी में भी होता है। अगर सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो तो कॉन्सेप्ट और वो टॉपिक जरूर रिपीट हो जाता है ना। साइंस में अगर बात करें तो साइंस में जैसे ये आपसे टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब इन्होंने आपसे पूछ लिया पीएसएलवी के बारे में, तो पीएसएलवी का इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज पीएसएलवी, और इन्होंने पूछ लिया कि विच वाज द रॉकेट यूज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट आदित्य L1। अब ये क्वेश्चन हो गया प्रॉपर 5 नंबर का, और 5 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने दो चीजें पूछ ली। एक तो करंट अफेयर्स की आदित्य L1 टॉपिक इन्होंने उठा लिया, और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इन्होंने ये भी पूछ लिया कि भैया पीएसएलवी क्या होता है। तो पीएसएलवी बेसिकली वो रॉकेट है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी। तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो रॉकेट है जो यूज़ किया जाता है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में, है ना, जो लॉन्च होती हैं सैटेलाइट्स, स्पेस में भेजी जाती हैं वो। तो उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ लिए, करंट अफेयर्स भी पूछ लिया, और आपसे ये भी देख लिया कि आपका नॉलेज का दायरा कितना है ना, कितने दूर तक की आप सोच सकते हैं, कितने डीप आप सोच सकते हैं। दोनों चीज़ें उन्होंने एक क्वेश्चन में उड़ा दी। तो इस प्रकार से आपका पेपर थ्री रहेगा। पेपर थ्री आपका बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है, सिलेबस ही ऐसा है इसका। तो अब आप आ जाइए सिलेबस पे। जैसा बाकी पेपर में है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पार्ट ए पार्ट बी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, यहाँ इन्होंने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। तो 10 यूनिट्स यानी 30 नंबर की एक यूनिट, है ना, एक यूनिट टोटल
300 मार्क्स का GS1 का पेपर, GS2 का पेपर और GS3 का पेपर, ये तीनों 300 नंबर के आते हैं। मगर वहाँ GS1 में पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए हिस्ट्री, पार्ट बी ज्योग्राफी। ठीक इसी प्रकार पेपर बी में पेपर 2 में आ जाइए तो पेपर 2 का पार्ट ए पॉलिटी, पार्ट बी सोशोलॉजी और इकोनॉमी। मगर यहाँ पे इन्होंने जो पेपर 3 में किया है वो 10 यूनिट्स पे डिवाइड किया है। ABCD इन्होंने नहीं किया है, A B में नहीं डिवाइड किया, टोटल 10 यूनिट कर दी। वहाँ भी ऐसा ही होता था, 5 यूनिट एक पार्ट में, 5 यूनिट ए में, 5 यूनिट बी में, तो 10 हो गई। 10 यूनिट यानी 300 नंबर, यानी 30-30 नंबर की एक यूनिट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ है 30 यूनिट, 10 यूनिट हो गई यानी 30 नंबर की एक यूनिट। हर यूनिट से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 150 टू 200 वर्ड्स में 150 से 200 शब्द में आपको लिखना होगा। जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी इसी तरह रहेगा, 50 वर्ड्स में आपको उस पर लिखना रहेगा। जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे वो 15 से 20 शब्दों में आपको डिस्क्राइब करना होगा और वो आपसे पूछे जाएंगे हर यूनिट में। तो कुछ इस प्रकार से है मेंस की मार्किंग स्कीम। अब पेपर पे आ जाइए, यानी यूनिट 1 में, यूनिट 1 जो है वो आपको डेडिकेटिवली दी गई है। वर्क एनर्जी पावर पे हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे हो गया, मैग्नेट लाइट हीट वगैरह, यानी बेसिकली आप यहाँ पे फिजिक्स को पकड़ लीजिए। यानी यूनिट 1 में आपसे ये कहना चाहते हैं भैया फिजिक्स पढ़ो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और इंटरव्यू में आ जाओ पेपर अच्छे से पास करके। फिर यानी यूनिट 1 में आपको 30 नंबर की ये फुल टू फिजिक्स पूछेंगे, यानी ये फिजिक्स आपसे अच्छे से बननी चाहिए, चाहे वो बेसिक प्रिंसिपल्स हों, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मिरर, लेंस, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइट हो, सारी चीज़ें, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो बेसिक है फिजिक्स का, वो भी आपसे पूछा जाएगा। यानी यूनिट 1 आपको फिजिक्स है। अब यूनिट 2 में आ जाइए, तो यूनिट 2 जो डेडिकेट की गई है वो केमिस्ट्री के लिए डेडिकेट की गई है ना। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, उन सब की डेफिनेशन, केमिकल सिंबल्स, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें, और जो मटेरियल हैं, पीरियोडिक टेबल है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से पूछी जाएगी। उसकी वैलेंसी क्या है, पीएच क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। यानी यूनिट 1 हो गई 30 नंबर की पूरी पूरी फिजिक्स, यूनिट 2 हो गई पूरी पूरी केमिस्ट्री। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 11th-12th में और 10th में भी जो केमिस्ट्री के जो आखिरी के चैप्टर्स होते थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए, डिटर्जेंट, सोप वगैरह पढ़ लिए, मगर जैसे ही आप लास्ट में आते थे ना, तो एक चैप्टर ऐसा मिलता था जो सबका फेवरेट होता था, हर किसी को पसंद आता था। कौन सा था वो था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। अब वहाँ से यूपीएससी और एमपीपीएससी का फेवरेट चैप्टर है वो। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, यानी डायरेक्टली इम्प्लाइड क्वेश्चन। अब अगर सॉल्ट पे इनको क्वेश्चन पूछना है तो सॉल्ट पे भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं उस यूनिट से, यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से। इनको सोप से क्वेश्चन पूछना है, डिटर्जेंट से क्वेश्चन पूछना है, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोप भी ये वहाँ से पूछ लेंगे, यूजेस ऑफ डिटर्जेंट भी पूछ लेंगे, और उसके साथ साथ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग सोप एंड डिटर्जेंट। यानी एक क्वेश्चन 11 नंबर के इन्होंने पूछा, 3 पार्ट में पूछा, और तीनों में से तीनों चीज़ें आपसे पूछ ली। सोप का केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया आपसे, सोप का मेकिंग प्रोसेस भी पूछ लिया, और सोप के जो इल इफेक्ट्स हैं, जो बैड इफेक्ट्स हैं, उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है नदियों में, झील में, पॉन्ड में, झरनों में, उनमें, यानी पूरी तरीके से 360 डिग्री वो सब्जेक्ट उन्होंने कंप्लीट कर दिया एक क्वेश्चन से। यानी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चेक कर ली, फैक्चुअल क्लियरिटी भी चेक कर ली कि आपसे फैक्ट्स कितने क्लियर हैं, है ना। तो ये हो गई बात यूनिट 2 की। यूनिट 2 जो है वो केमिस्ट्री को डेडिकेट किया गया है। अब आप आ जाइए यूनिट 3 में, है ना, पेपर 3 की बात कर रहे हैं हम, साइंस की, यूनिट 1 फिजिक्स, यूनिट 2 केमिस्ट्री, यूनिट 3 पे आ जाइए, ये है बायो को डेडिकेटेड। अब बायो में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। देखिए, बायो में बायो भी ये डाल देते हैं, उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं, बायो के साथ साथ, बायोलॉजी के साथ साथ ये आपसे पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, है ना। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार, यहाँ पे तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट इन्होंने अलग से ऐसे पॉइंट आउट करके तो नहीं मेंशन किया, मगर पूछ रहे हैं क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बायो का वो अभिन्न अंग है ना, एक अनडिवाइडेड पार्ट है। जैसे हमारे इंडिया का है JNK, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर हमारा पार्ट है, अभिन्न अंग है ना। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो सुना होगा आपने। तो उसी प्रकार से बायो के साथ होता है। बायो आपसे किसी भी सब्जेक्ट में, आप चाहे CDS देते हो, CDS जो कॉमन डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम है, वहाँ आपसे
साइंस बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो उस साइंस में बायो के साथ साथ डायरेक्टली अटैच होती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यूनिट 3 में आपसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बेसिकली बायो जहाँ से स्टार्ट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक फंक्शंस हो गए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यहाँ से बेसिकली बायो स्टार्ट होती है। तो वो पोर्शन ये आपसे पूछेंगे। फिर आपसे ये न्यूट्रिशन पूछेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डाइट्स, विटामिन, ये सारी चीज़ें। फिर बॉडी ऑर्गन्स भी पूछेंगे, रेस्पिरेशन भी पूछेंगे, ये सारी चीज़ें भी पूछेंगे। यानी यूनिट 3 प्रॉपर बायो पे इन्होंने डेडिकेट की है। अब जो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है वहीं पे इन्होंने लिख दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो उससे आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन का क्या लेवल ले जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ से पूछने वाले हैं। तो यूनिट 3 की हमने बात कर ली। यूनिट 1 फिजिक्स, यूनिट 2 केमिस्ट्री, यूनिट 3 बायोलॉजी। अब आप आ जाइए यूनिट 4 पे। यूनिट 4 इन्होंने डेडिकेट किया है कंप्यूटर पे। यानी जो यूनिट 7 और यूनिट 9 आप पढ़ते हैं वो यहीं की है, मेंस की है। यानी समझ जाइए कि अगर आप मेंस का यूनिट 4 ख़त्म कर लेते हैं तो ना तो आपको यूनिट 7 की चिंता सताएगी, ना ही आपको यूनिट 9 की। अब आप प्रीलिम्स का पेपर देखते होंगे तो आप बड़े मज़े से समझ जाएंगे कि यार इस साल का पेपर कितना बढ़िया था। मतलब कंप्यूटर से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक साइंस पे क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट में भी आदित्य एल वन वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो ये जो है ना, ये आपका यूनिट 4 मेंस का पेपर 3 का जो यूनिट 4 है वो यही यही चीज़ बता रहा है। और अगर आप ये अभी ख़त्म कर लेंगे तो यूनिट 7 और यूनिट 9 आपके लिए एकदम बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो अरे यार ये तो 90% चीज़ें तो मैंने ख़त्म की हैं, बस करंट अफेयर से रिलेट करना है, बस पेपर हो गया। तो यूनिट 4 जो है वो आपकी कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, जितनी भी चीज़ें आपकी यूनिट 9 में दी हैं, यूनिट 7 में दी हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। वो सब आपको ख़त्म करना है। यहाँ ख़त्म कर लेंगे, वहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फ़ायदा यही है, यहीं पढ़ लीजिए, यहीं ख़त्म कर दीजिए। अब यूनिट 5 पे आ जाइए। तो यूनिट 5 है जो आपका, ये जो मैंने बताया था कि जो ये थोड़ी थोड़ी मैथ्स पूछ लेते हैं ना, तो वो वाला पार्ट है यूनिट 5, 30 नंबर का। अब 30 नंबर का मैथ्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एकदम टिपिकल वाली मैथ्स प्रॉपर, वो फिर से हम 10th 11th 12th में चले गए बहुत टफ वाली, नहीं वो वाला नहीं। जो इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपसे। तो 30 नंबर की मैथ्स पूछेंगे, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, बन जाएंगी। अब यूनिट 6 पे आ जाइए। यूनिट 6 जो है वो डायरेक्टली आपके एमपीपीएससी का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो है। कैसे? कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये तो कोई भूल नहीं सकता कोविड-19। तो ये जो है ना, ये यहाँ से डायरेक्ट है यूनिट 6 से। तो मेंस का जो यूनिट 6 है साइंस का वो यही है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टेट के हो गए, सेंट्रल के हो गए, WHO हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आप डायरेक्टली करंट अफेयर से लिंक कीजिए, वहाँ आपको वो याद आ जाएगा कि वो मॉडर्ना, वो फाइज़र, वो जो IASC और ICMR ने वैक्सीन बनाई थी, वो सारी चीज़ें। तो उनको अब आपको करंट अफेयर से लिंक करके आंसर पे अगर आप मेंशन करेंगे, तो अगर 11 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो अगर आप वो ICMR की वैक्सीन के बारे में मेंशन करेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन में अगर आपका चेकर 7 नंबर देने वाला होगा तो वो आपको 8 नंबर देगा, 1 नंबर बढ़ा के देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगी, कैसे हम पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे, है ना। क्या क्वारंटाइन होता है, क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्या ऑक्सीजन की नीड होती है, कितनी वैल्यू होती है, कोविड ने हमें ये सब सिखाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ, पब्लिक हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जिसका जिसका हेल्थ अच्छा था उनको उनको कोविड का इतना असर नहीं देखा गया। बाकी सब बीमार हो गए थे, कोविड हो गया था, बहुत सारे लोगों की तो डेथ हो गई। तो उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। बस आत्मा को शांति दें भगवान, और उनके परिवार के लिए जो इकोनॉमिक वेलफेयर है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो वो करेगा कौन? आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, जो ब्यूरोक्रेट बनेंगे वो करेंगे। अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, अच्छी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चाहे वो मलेरिया, टाइफॉइड हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, खाने पानी से रिलेटेड कम्युनिकेबल डिजीज़, वो नहीं होंगी। तो बेसिकली यूनिट 6 आपका यही कहता है। आयुष जो हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, ये सारी की सारी मतलब जो मेडिसिन की जो टेक्निक्स हैं उन पे बात करता है। अब आ जाइए यूनिट 7 पे। यानी यूनिट 7 जो है ये सबसे बड़ी है, और यूनिट 7 का जो सिलेबस है सबसे ज़्यादा लंबा है। मगर यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ जो मिलती है वो आपके भारत की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो अनुसंधान है, उनके बारे में आपको जानने को मिलता है।
और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ना वो बहुत नॉर्मल बहुत इजी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये मध्य प्रदेश में एम्स कितने हैं, है ना, और एम्स ने क्या क्या एक्शन लिया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू इन मध्य प्रदेश, इस तरह के क्वेश्चन ये आपसे पूछ लेंगे। तो ये आप करंट अफेयर्स पे कोट करके भी आंसर लिख सकते हो, प्लस जो यहाँ पे बॉडीज इन्होंने मेंशन की है वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे जैसे बहुत सारी हो गई, इसरो हो गई, डीआरडीओ हो गई, बार्क हो गई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं यहाँ पे। बहुत सारी बॉडीज़ को इन्होंने मेंशन किया है, वो सारी की सारी बॉडीज़ आपको पढ़नी है, प्लस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स वगैरह, जी सैट वगैरह जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें हैं। तो यूनिट 7 इस पे डेडिकेटेड है। यूनिट 8 पे आ जाइए। यूनिट 8, अब यूनिट 8 कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज हो गया, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हो गया। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं ना सोलर एनर्जी से रिलेटेड और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी ये है यूनिट 7। तो यूनिट 7 आपके इस साइंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, यूनिट 8 की बात हम कर रहे थे। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, बायोफ्यूल वगैरह यहाँ मेंशन किया हुआ है इन्होंने। तो यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। बायोफ्यूल की जैसी बात आए तो वहाँ पे आप इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दीजिए, तो क्वेश्चन में आपके बाहर आ जाएगी, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। और बस यही करना होता है, करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से आपको रिलेट करना है और इसी तरीके से आपको ज़्यादा नंबर फेच करने हैं, बस यही काम है। ज़्यादा नंबर फेच करिए दूसरों से, पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा फाइनली, एसडीएम, डीएसपी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, जो भी आप बनना चाहते हैं वो आप बन जाएंगे। मगर तब जब आप चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से डायग्राम बना के, बॉक्स बना बना के रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन पूछा है, सवाल के जवाब दीजिए, पोस्ट ले जाइए। अब यूनिट 8 के बाद आ जाइए यूनिट 9 पे। तो ये है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। जो मैंने आपसे कहा था कि बायो कभी भी बिना इन्वायरमेंट के कंप्लीट हो ही नहीं सकती, तो वो प्रॉपर इन्होंने एक यूनिट पे ही मेंशन कर दिया है ना। तो यूनिट आप देख लीजिए, यूनिट 9 जो है डेफिनेशन एंड स्कोप, डेफिनेशन स्कोप एंड डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे आपको फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडियन कॉन्सेप्ट्स, चलो मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, है ना। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि फ्लोरा फाउना हो गया, है ना, उसका जो डिटेरिएशन होता है, यानी उस पर जो पॉल्यूशन की वजह से जो वो ख़त्म होते जा रहे हैं, आपके जानवर मरते जा रहे हैं, पौधे मरते जा रहे हैं। फ्लोरा यानी पौधे, फाउना यानी जानवर, है ना, हम भी जानवर ही हैं। तो हमारा डिटेरिएशन यानी हमारा ख़त्म होना, डिक्लाइन होना, कम होते जाना, बट हो तो उल्टा रहा है, हम तो नहीं ख़त्म हो रहे हैं। एनिमल्स ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह ये जो चीज़ें लाई गई हैं ये इसी को देखते हुए लाई गई हैं, क्योंकि फ्लोरा और फाउना ख़त्म हो रहा है ना। वन महोत्सव जो हम मनाते हैं, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो फ्लोरा और फाउना बेसिकली यही है। और ये जो खत्म होते जा रहे हैं, हमारा पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, एयर वाटर लैंड सारे के सारे पॉल्यूशन हो गए, तो यही बेसिकली है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इन सब का प्रदूषण का जो रीज़न है, कैसे मतलब पोल्यूशन के रीजंस प्लस उसको सही करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, बेसिकली यही सारी चीज़ों का जो अमलगमेशन है, मिक्सचर है, इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। साफ और सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डेफिनेशन में आप जाएंगे तो डेफिनेशन तो बहुत कुछ कहती है बहुत सारे एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना होता है। मगर यूनिट 9 इसी पे डेडिकेटेड है। अब यूनिट 10 पे आ जाइए। तो यूनिट 10 जो है वो जियोलॉजी पे है। अब जियोलॉजी यानी जो सीस्मिक एक्टिविटीज़ होती हैं और जो अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं ना, जो जियोथर्मल एनर्जी आपने सुना होगा, तो धरती के अंदर से जो भूगर्भ से जो हीट निकलती है उसको यूटिलाइज करके जो एनर्जी हम बनाते हैं उसी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इस पर क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है एमपीपीएससी ने। पीवाईक्यूज में आप देखेंगे, मेंस के प्री में भी पूछ लेते हैं, और 4 ऑप्शन देके मेंस में भी पूछते हैं, 3 मार्कर में, 5 मार्कर में भी पूछ लेते हैं। तो वो यहीं से है, यानी यूनिट 10। तो डेफिनेशन वगैरह हो गई जियोलॉजी की, अर्थ क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, यानी बेसिकली जो लिथोस्फीयर अर्थ वाला जो पार्ट है ना। फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, जिस किसी ने नहीं भी पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे जो फिजिकल ज्योग्राफी में शुरुआत होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स से, है ना। बिग बैंग थ्योरी से, कि प्राइमोडियल मैटर था, बम्बार्डमेंट हुई, सारी चीज़ें बिखर गई, फिर घूमने लगी। तो घूमने लगी यानी स्पेस में ऐसे स्प्रेड हो गई। तो स्प्रेड होने की वजह से वो, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो दूर चली गई, गहरी चली गई, जिसकी डेंसिटी कम थी उन्होंने गैसेस के फॉर्म ले लिया, और ये पृथ्वी का निर्माण हो गया। फिर
वाटर बॉडी टेथेसी की वजह से धीरे धीरे क्रैक्स आए, आइस एजेस आई, आइस एजेस के कारण पानी आया, पानी के कारण पृथ्वी में अलग अलग वाटर बॉडीज बन गई, और इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो अर्थ के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, लैंड मास का डिवीजन हो गया। अब वही लैंड मास हम कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, जहाँ पानी भरा है उसको सी ओशन बोल देते हैं, जहाँ लैंड मास है उसे कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक फंडा यही है। तो यही आपसे यूनिट 10 एक्सपेक्ट करता है कि पूरा का पूरा आपसे अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर यानी पृथ्वी के अंदर का भूगर्भीय हिस्सा वो आपसे बनना चाहिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी पृथ्वी की जो अलग अलग लेयर्स हैं वो आपसे बननी चाहिए, रॉक्स जो हैं, टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये आपको पता होने चाहिए। यही चीज़ें ये पूछेंगे। अब इसमें ये मध्य प्रदेश को भी जोड़ देंगे। कैसे? मध्य प्रदेश में कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, स्टोन्स पाए जाते हैं, वो यहाँ से रिलेटेड है। अब आप सोचेंगे कि यार यूनिट 10 में कैसे पूछ लिया, तो पॉसिबल है, पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है इन्होंने। ये था पूरा का पूरा यूनिट सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ, पेपर 3 साइंस वाला पार्ट, जो सबसे डिफिकल्ट होता है, सबको बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, मगर वो क्वेश्चन कहीं से नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं डायरेक्ट आपके सिलेबस से। सिलेबस के कीवर्ड्स को पकड़िए, जो एक एक शब्द इन्होंने मेंशन किए हैं उनको पकड़िए, तो वो आपका प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, यानी आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपसे बन जाएगा। और वही जो एमसीक्यू फॉर्मेट वाला है, वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट 3 मार्कर में आपके काम आ जाएगा। यानी 3 मार्कर आप पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू आपने समझ जाइए कि कंप्लीट किया है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज से, है ना। यानी 45 दिन, 50 दिन, एक महीने पहले प्रीलिम्स के आप एमसीक्यू उठाएंगे, टेस्ट सीरीज उठाएंगे, तो आपसे बनेंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने 3 मार्कर ऑलरेडी पढ़ लिया है मेंस वाले में। तो इसलिए ये प्री का मेंस की स्ट्रैटेजी है। पेपर 3 का पूरा 10 यूनिट्स, 300 मार्क्स, प्रॉपर मैंने 10 यूनिट्स में डिवाइड करके सेग्रीगेट करके बता दिए हैं आपको आसान तरीके से सारी चीज़ें। अब ये इसका सोर्स क्या होना चाहिए, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आपको एनसीईआरटीज़ में मिल जाएगा। और रही बात ये यूनिट कौन सा था, कंप्यूटर वाला यूनिट 4, तो ये तो कंप्यूटर है बेसिक। कोई भी ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए आप, या कोई भी किताब ले लीजिए, ल्यूसेंट की बुक यहाँ पे इसलिए काम आ जाएगी क्योंकि कंप्यूटर में जो ये क्वेश्चन पूछेंगे बेसिक फंडामेंटल पूछेंगे, है ना। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, अब बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चंस में कंप्यूटर वाले में ये ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड करेंटली करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच इंडिया इज वर्किंग, और मेंशन द सुपर कंप्यूटर यूज्ड बाय इंडिया, है ना। ऐसा कुछ इन्होंने 11 मार्कर में क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, आपसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर भी पूछ लिया, यानी कंप्यूटर के जनरेशन हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन, चारों जनरेशन पूछ ली। उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो भी उन्होंने पूछ लिया, उसके क्या यूजेस हैं वो भी पूछ लिया, प्लस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये भी पूछ लिया कि भैया इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है परम, उसके बारे में भी बता दो हमें, है ना। सीडैक ने पुणे में उसको डेवलप किया है, तो उसके बारे में भी बता दो। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूरे कॉन्सेप्ट को पूछ लेते हैं, यानी क्रक्स यही निकल के आता है, कंक्लूजन यही निकल के आता है कि पढ़ना आपको पूरा है 360 डिग्री, पूरा पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री पढ़ना है तो यहीं से पढ़ के जाइए ना, सिर्फ एक किताब पे क्यों मैं डिपेंडेंट रहना, है ना। तो एनसीईआरटी से आप ये पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट से कंप्यूटर वाला पोर्शन खत्म कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एक बुक आती है, पर्टिकुलरली शंकर आईएएस की है, आप रेफ़र करना चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं, अच्छी बुक है। या फिर एनसीईआरटीज़ में बेसिकली बायो की एनसीईआरटी आप लेंगे तो उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अलग से सेक्शन दिया हुआ है, उस वहाँ से आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा चीज़ें। अब रही बात इसकी कि ये यूनिट 7 में जो इन्होंने अलग अलग भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्राइमरी बॉडीज़ हैं, पीएसयूज़ हैं और प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये कहाँ पे दिए हैं, तो ये आपको गूगल में विकिपीडिया पेज में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या तो यूट्यूब वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है, एक चीज़ बचती है, प्लानिंग वाला पार्ट, है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, तो वो आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश से। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस का 11 मार्कर क्वेश्चन आप बात करेंगे तो वहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन कर देंगे कि इस साल मध्य प्रदेश में मलेरिया के लिए, या हेल्थ एंड सर्विसेज के लिए, या महिला बाल विकास के लिए, ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए लेट्स से कि 200 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, और एक नया एम्स प्रपोज किया गया है, अब है नहीं वो तो मैंने ऐसे बोल दिया है, नया हॉस्पिटल प्रपोज किया गया है, वो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करा देगा। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी का पेपर है और आपने मध्य प्रदेश के बारे में बताया है, मतलब नंबर तो ज़्यादा मिलने हैं। तो इसी प्रकार से नंबर आपको फेच करने हैं, है ना। चीज़ें आपको वहाँ याद तभी आएंगी जब आप 10 बार, 8 बार, 6 बार पढ़ लेंगे। तो अभी उठाइए मेंस वाला
चीज़ें, तो आपको बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। हर टॉपर इसी तरह बताएगा। बस ये है कि जो हर टॉपर बताता है वो हर टॉपर का, जैसे मैं आपको सिलेबस का कीवर्ड उठाने को बोल रहा हूँ ना, तो आप उन टॉपर्स के भी कीवर्ड्स को उठाइए, और उन कीवर्ड्स में 3 चीज़ें आपको बेसिकली मिल ही जाएंगी। सबसे पहला तो सिलेबस, कि सिलेबस पे एकदम एक एक शब्द पढ़िए, पढ़ के जाइए। दूसरा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो प्री के हों या मेंस के, दोनों ही। तीसरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन आप नहीं करोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको भूल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तक याद नहीं रहेंगे कि क्या सेडिमेंटेशन होता है, क्या अर्थ का इंटीरियर ऑफ अर्थ है, कौन सा क्रस्ट है, कौन सा कोर है, कौन सा मेंटल है, आपको पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा, है ना। यूनिट जो 10 में इन्होंने सिलेबस में आपने लिख के दिया हुआ है ना, वो आपको नहीं ध्यान रहेगा कितना भी आप पढ़ लो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पढ़ो उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लो। तो यही आपको इन टॉपर्स की ये 3 चीज़ें कॉमन मिलेगी। जैसे मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये टॉपर्स भी आपको यही बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेबस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आप करिए और इसी तरीके से पढ़िए, अपने तरीके से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से पढ़िए, आपकी मर्ज़ी, आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग करिए। बस मतलब इससे है कि आपसे आंसर लिखते बनना चाहिए, आपको PhD नहीं करनी है, आपको इस पे ज्ञाता नहीं बनना है, आपसे सिर्फ उत्तर लिखते बनना चाहिए, 4 ऑप्शंस में से छांटते बनना चाहिए। बस दैट्स इट, पेपर निकल गया, पोस्ट मिल गई, काम खत्म आपका। और यही बेसिक तरीका है। किसी भी टॉपर से आप पूछेंगे, किसी भी टीचर से पूछेंगे, हर कोई यही बताएंगे, और यही बेसिक तरीका ही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। तो बस पढ़ते रहिए। और ये पेपर 3 का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको चाहिए कि PYQ जो मेंस के हैं उस पर वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल उस पर बना दूंगा। और बाकी पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।